गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए थर्ड ईयर की इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। और सेकेंड पार्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम। उसमें हमने विभिन्न युद्ध से संबंधित घटनाओं और अमेरिका की विजय और इंग्लैंड की पराजय के कारणों का अध्ययन किया था। अब इस टॉपिक में हम हमारा थोड़ा सा ही इस चैप्टर का हमारा पोर्शन बचा है, जिसमें हम परिणाम और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आप देखिए, अमेरिका की ये जो क्रांति थी उसके बड़े दूरगामी परिणाम निकले और जिसका असर या जिसका प्रभाव हमें सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। कुल मिलाकर हम दूसरे शब्दों में कहें कि अमेरिका की इस क्रांति ने विश्व के अनेक देशों को प्रभावित किया था। अब इसके उन दूरगामी परिणामों में आप सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे वाणिज्यवाद या मर्केंटाइल थ्योरी के सिद्धांत का अंत। जो वाणिज्यवादी सिद्धांत था उसका अंत हो गया। अब देखिए आप, ये था क्या, मर्केंटाइल थ्योरी क्या थी, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि मर्केंटाइल थ्योरी में अधिकांशतः वही देश समृद्ध और शक्तिशाली समझा जाता था जिस देश के पास अथाह मात्रा में सोना और चांदी हो। व्यापार के क्षेत्र में वही देश आता था। दूसरी बात, जिस देश का आयात कम और निर्यात अधिक हो वह देश इस मर्केंटाइल थ्योरी या वाणिज्यवादी सिद्धांत में आगे आता था। अब आप देखिए, जरूरी नहीं है कि हर देश के पास सोना चांदी अथाह मात्रा में हो या सोने चांदी की अथाह भंडार हो। तो विश्व के कई ऐसे देश हैं जो इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में उतर ही नहीं पाते थे। वहीं आप देखिए कि इस सिद्धांत या इस थ्योरी के तहत विभिन्न देशों के अंदर जो कंपटीशन था वो इतना अधिक बढ़ गया था कि अधिक से अधिक उपनिवेशों को बसाने की होड़ लग गई थी। उपनिवेशों से सबसे बड़ा फायदा, ये जो कॉलोनियल स्टेट स्टैब्लिश किए जाते थे, सबसे बड़ा बेनिफिट, हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी इस चीज को मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इन कॉलोनियल स्टेट को स्टैब्लिश करने का सबसे बड़ा फायदा क्या था, हम वहां से बहुत कम दरों पर, सस्ती दरों पर कच्चा माल प्राप्त करते थे, रॉ मटेरियल, और इन उपनिवेश के जो बाजार होते थे वहां पर अपने तैयार माल को बेच दिया करते थे। तो एक बहुत बड़ा मुनाफा इन बड़े देशों को जो अपने उपनिवेश स्थापित करते थे उनको प्राप्त होता था। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें, जब अभी तक यही मर्केंटाइल थ्योरी व्यापार के क्षेत्र में चल रही थी, यही वाणिज्यवादी सिद्धांत का प्रचलन था, तो अनेक देश व्यापार के क्षेत्र में उतर ही नहीं पाते थे। अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो परिणाम निकले उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, इस मर्केंटाइल थ्योरी का अंत हो गया था और अनेक देश जो हैं अब उनको भी व्यापार के लिए स्वतंत्र व्यापार, आप कह सकते हैं, स्वतंत्र व्यापार की नीति जो है वो अपनाई जाने लगी। फिर इसके बाद आप देखिए, हम इसके दूसरे महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में यदि देखें तो इंग्लैंड की नीति में परिवर्तन आया। वो परिवर्तन किस रूप में आया, आप देखिए, अभी तक इंग्लैंड अपने उपनिवेशों के प्रति शोषणकारी नीति का पालन कर रहा था। मैंने अभी जब इसके विजय के परिणाम अमेरिका के कारण बताए थे तो उसमें बताया था, जॉर्ज तृतीय जो था वो उपनिवेशों के प्रति पूरी शोषणकारी नीति का पालन कर रहा था। और ऐसे शासक जब होते हैं तो उपनिवेशों का शोषण होने से वहां की प्रजा का जीना दुर्भर हो जाता है। अब एक बहुत बड़ी चोट इंग्लैंड खा चुका था, क्योंकि अपनी शोषणकारी नीति के कारण या अब उपनिवेशों के प्रति एक सही और उचित नीति का पालन न करने के कारण उसे अपने उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा था। तो स्वाभाविक है उसकी नीति में परिवर्तन आया। और वो किस रूप में आया कि जो उसके अन्य उपनिवेश थे, जैसे आप सभी जानते हैं इंडिया उसका एक उपनिवेश था, एशिया में अनेक ऐसे क्षेत्र थे जहां उसने अपनी बस्तियां स्थापित कर रखी थी। तो आप देखिए यहाँ पर उसने अपनी नीति में परिवर्तन करा।
अपने उपनिवेशों के विरुद्ध जो शोषणकारी नीति उसने अभी तक अपना रखी थी, अब उसको उसने समाप्त कर दिया था। और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन या ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का जन्म इस अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया। आप देखिए इंग्लैंड के अंदर इन परिणाम के स्वरूप जो छोटा पिट था उसे पुनः कैबिनेट की शक्ति को डेवलप करने का अवसर प्राप्त हुआ। जॉर्ज तृतीय ने, क्योंकि वहां पर जैसा हम जानते हैं ये संसदात्मक शासन पद्धति थी और राजा के अधिकार जो थे वो लिमिटेड थे, लेकिन जॉर्ज तृतीय ने अपने पूर्व के शासकों के समान कई अधिकारों को प्राप्त कर लिया था और वो एक निरंकुश राजा की भांति व्यवहार कर रहा था। तो अब उसका ये जो उसकी व्यक्तिगत जॉर्ज तृतीय का साम्राज्य था, उसका शासन था, उसका भी अंत हो गया था और राजा की शक्ति को अब अंकुश किया जाने लगा था या राजा की शक्ति को इंग्लैंड में नियंत्रित किया जाने लगा था। किसी भी तरह से अब राजा राजनीतिक हस्तक्षेप करने में समर्थ नहीं था। तो इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन इंग्लैंड की क्रांति के परिणाम स्वरूप ही देखने को मिलता है। अगले पॉइंट के रूप में यदि हम देखें तो हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहा इसके परिणाम स्वरूप वो था संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म। अब वो किस रूप में हुआ? 13 छोटे छोटे उपनिवेश थे और वो 13 छोटे उपनिवेश जो थे वो अब एक संयुक्त रूप से गठित हो चुके थे और उनका ये संयुक्त गठन ही संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म था। इसके बाद आप देखिएगा इंग्लैंड को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड के सामने इस क्रांति के परिणाम स्वरूप कई समस्याएं आई। अब इसके लिए देखिए कुछ इंग्लैंड वासी थे जो अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन जब अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो उन्होंने इंग्लैंड में रहना उचित नहीं समझा और वो अपने परिवारों को लेकर के कनाडा में शिफ्ट हो गए। अब इंग्लैंड को क्या भय सता रहा था कि कनाडा के अंदर फ्रांसीसी बहुत थे और अपने लोगों को सुरक्षित करने की व्यवस्था करना भी इंग्लैंड के लिए अब एक समस्या थी, एक चुनौती बन चुका था। फिर आप देखिए अभी तक जो भी अपराधी होते थे उन अपराधियों को इन उपनिवेशों में निष्कासित कर दिया जाता था। अब इंग्लैंड के सामने ये समस्या भी खड़ी हुई कि जो अपराधी हैं उनका निष्कासन कहाँ किया जाए। दंड स्वरूप उन लोगों को यहाँ निष्कासित कर दिया जाता था। तो इसके लिए अब इंग्लैंड ने 2 नए देशों का चयन करा और वो 2 नए देश थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अब वो अपने अपराधियों को निष्कासित करने लगा। इसका फायदा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिला। जब इंग्लैंड से संपर्क में आने लगा तो इन दोनों देशों का विकास बड़ा तीव्र गति से होने लगा। इनके व्यापार में भी वृद्धि हुई, आर्थिक दृष्टि से ये दोनों देश सबल बनने लगे। तो इंग्लैंड को इस तरह से इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर आप देखिए इंग्लैंड का एक उपनिवेश था आयरलैंड। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप आयरलैंड ने भी अपने आप को स्वतंत्र कराने की मुहिम चालू कर दी और इसके लिए आप देखिएगा एक कांग्रेस का आयोजन किया गया था टून गैनन के नेतृत्व में और उसमें कुछ मांगे जो थी वो आयरलैंड द्वारा इंग्लैंड की संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिनमें अधिकांश मांगे जो थी वो स्वीकार कर ली गई थी। और जब इन मांगों को स्वीकार कर लिया गया तो भविष्य में आयरलैंड की स्वतंत्रता का जो मार्ग था वो प्रशस्त हो गया और आप आगे पढ़े लिए भी जो आयरलैंड था वो एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ था। और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में एक आयरिश महिला की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आपने पहले निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, श्रीमती एनी बेसेंट। वो भी आयरलैंड की ही रहने वाली थी, वहाँ की मूल निवासी थी और हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने
महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी भी जो यहाँ पर उन्होंने जो मुहिम चलाई थी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, तो उसका जो आधार था कहीं ना कहीं वो उनके अपने देश से ही था, क्योंकि वो भी एक उपनिवेश था इंग्लैंड का और भारत भी उपनिवेश था। तो जो उस समय में उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य की जो मांगे चल रही थी कहीं ना कहीं वो वहीं से प्रेरित हुई थी। इस तरह से ये क्रांति के परिणाम स्वरूप आयरलैंड जो था उसने भी अपनी स्वतंत्रता की मुहिम चालू की थी। इसके बाद आप देखिएगा कुछ ऐसे देश भी थे जिन्होंने इस संघर्ष में अमेरिका को अपना सहयोग प्रदान किया था, और उनमें एक महत्वपूर्ण देश था फ्रांस और इंग्लैंड में, यूरोप में और एशिया में बड़ी प्रतिस्पर्धा थी अपने अपने उपनिवेशों में वृद्धि करने की। तो बहुत से ऐसे फ्रांसीसी सैनिक थे, क्योंकि जैसा भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड आदि देशों ने अमेरिका को सैनिक सहायता प्रदान की थी। बहुत से ऐसे फ्रांसीसी सैनिक थे जो इस संघर्ष में सम्मिलित हुए थे। जब युद्ध समाप्त हो गया, इंग्लैंड स्वतंत्र हो गया, अमेरिका स्वतंत्र हो गया, तो ये सैनिक जब अपने देशों को लौटे तो इनके मन में एक बात आई कि जब अमेरिका अपने यहाँ पर हो रहे अन्याय और अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठा सकता है, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो है भी फ्रांस की क्रांति। तो आप देखिएगा फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि जो तैयार की गई थी वो पृष्ठभूमि भी इस अमेरिकी क्रांति के परिणामों का ही असर था। इस क्रांति से प्रेरित होकर के अपने देश में निरंकुश शासन के विरुद्ध, अपने देश में हो रहे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध इन फ्रांसीसियों ने एकजुट होकर के अपने देश को समानता के आधार पर पुनः गठित करने, अपने राजनीतिक अधिकारों, अपने सामाजिक अधिकारों, अपने आर्थिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया था और उन्हें सफलता हासिल हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकी क्रांति ने आयरलैंड, फ्रांस आदि विश्व के जो देश हैं उनके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करके दी थी, जिसके आधार पर उन्होंने भी अपने देश में संघर्ष किया था और विजय हासिल की थी। ये बात हुई अमेरिकी क्रांति के परिणामों की। अब हम बात करते हैं अमेरिकी क्रांति का महत्व। जो परिणाम है उन्हीं के बेसिस पर हम इस क्रांति के महत्व को भी इंगित कर सकते हैं। आप देखिए फ्रांस की जो क्रांति हुई, उस फ्रांस की क्रांति के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत रखे गए थे वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और ये सिद्धांत जो है वो निश्चित रूप से अमेरिकी क्रांति की ही देन था। तो निश्चित रूप से ये उसके महत्व में वृद्धि करता है। फिर देखिए हम एक शब्द बोलते हैं बहुत राजनीति के क्षेत्र में जिसका चलन भी है और जिस प्रशासनिक व्यवस्था को, जिस राजनीतिक व्यवस्था को श्रेष्ठ भी माना जाता है, वो है लोकतंत्र या जनतंत्र। और सही मायने में यदि हम देखें, अमेरिका की क्रांति ने ही सर्वप्रथम विश्व को जनतंत्र या लोकतंत्र प्रदान किया था, और आज उसी की वजह से विश्व के अनेक देशों, जिसमें भारत हमारा देश भी सम्मिलित है, इस प्रथा को अपनाए हुए है। फिर आप देखिए इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में, उसकी संसदात्मक शासन पद्धति में जिन कमियों के कारण उसे पराजय का सामना करना पड़ा था, अब उन कमियों को दूर करने का प्रयास इंग्लैंड में किया जाने लगा और एक अच्छी शासन व्यवस्था देश को प्रदान की गई। तो इस तरह से हम देखें, विभिन्न हमारे सामने ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसके महत्व को इंगित करते हैं। फिर आप देखिए जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो दक्षिण अमेरिका और स्पेन, दक्षिण अमेरिका जैसे जो क्षेत्र थे, जो देश थे, उन्होंने भी
अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए। स्पेन, दक्षिण अमेरिका, जहां पर स्पेन ने अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था, पुर्तगाल ने जहां अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था, अब उन्होंने भी अपने स्वतंत्रता की मुहिम को स्टार्ट कर दिया था। तो निसंदेह इस दृष्टि से यदि हम देखें तो भी अमेरिकी क्रांति का महत्व अत्यंत सराहनीय है। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर आप इस महान क्रांति के, इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को इंगित कर सकते हैं। अपनी इस क्लास में आज इतना ही। अपनी इस क्लास को पूर्ण करते हुए मैं आप लोग को यही कहूँगी, घर में रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन क्लासेस का लाभ लेते रहें। देखिए, पढ़ाई की जो भी व्यवस्था भी पॉसिबल हो पा रही है उसके लिए हम लोग सदैव तैयार रहते हैं, और कोई भी यदि आपको परेशानी हो तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।